हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो 1 सितंबर मतलब कल जो आपका एग्जाम है उससे संबंधित हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से जितने भी क्वेश्चन MCQ फॉर्म में मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर 2 नंबर में और 3 नंबर में जो आ सकते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चैप्टर वाइज देखने वाले हैं क्योंकि बच्चों आपकी जो बुक है, एक तो हो गया ब्रिज कोर्स से 27 नंबर का आने वाला है और आपकी जो मेन बुक है उससे 48 मार्क्स का आने वाला है। टोटल कितना हो गया? ये 75 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अध्याय 1 संख्या पद्धति चैप्टर को आगे करने वाले हैं। यदि आपने ब्रिज कोर्स वाला क्लास नहीं देखा है तो उसे भी देख ले। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक संख्या होगी। तो बच्चों ये होगी अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ लो या घटा लो, हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या की बात कर ली है, इनका संग्रह की बात कर रहे हैं, इसलिए सही उत्तर है डी, वास्तविक संख्या। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है? तो बच्चों, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो ये जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, आपको पूर्ण संख्या की डेफिनेशन पता होना चाहिए। ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 0। सही उत्तर क्या है बच्चों? 0 होगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर खालिस्तान बिंदु होता है। तो एक खालिस्तान बिंदु होता है, संख्या रेखा पर एक खालिस्तान बिंदु होता है, तो ये अद्वितीय बिंदु होता है, अद्वितीय बिंदु होता है। अगला प्रश्न है, पाई एक खालिस्तान संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो ये होता है बच्चों अनवसावनी। अनवसावनी अनावर्ती होता है। क्या होता है? अनवसावनी अनावर्ती होता है। अगला प्रश्न है, 100 की घात 1/2 और पूरे की घात कितनी है? 2 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर घात की घात हो तो उनका क्या हो जाता है? आपस में गुना हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 की घात 1 मतलब उत्तर आएगा 100। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो बच्चों वो क्या क्या हो सकता है? तो वो अनवसावनी आवर्ती होता है। क्या होता है? अनवसावनी आवर्ती होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, कर्णी a प्लस बी और कर्णी a माइनस बी का गुणनखंड क्या होगा? तो कर्णी a प्लस बी है और कर्णी a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाता है? आपको पता है ये सर्वसम्य का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो कर्णी a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा और b का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्णी 3 का इस समीकरण में गुना करना है। तो कर्णी 3 का जब हम कर्णी 3 से गुना करेंगे तो 2 कर्णी 3 का कर्णी 3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है, फिर ये कर्णी 3 का कर्णी 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 तिया कितना होता है? 6, उसमें से 3 गए तो कितना बचेगा? 3। मतलब इसका उत्तर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है सत्य और असत्य से। तो संख्या s को अपरिमेय
संख्या कहा जाता है यदि इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। क्या ये सत्य है? क्या ऐसी संख्या को हम क्या परिमेय संख्या बोलेंगे कि अपरिमेय? यहाँ पे अपरिमेय दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये बच्चों सत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये भी सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है? एक वास्तविक संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है। ऐसा सत्य नहीं है बच्चों, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। कर्ण 3 का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। तो ये है सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 प्लस कर्ण 3 2 माइनस कर्ण 3। तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कर्ण 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, कर्ण 3 का 3 हो जाता है। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। और यहाँ पे उत्तर माइनस का 1 दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। पहला है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो ये बच्चों अनवसानी आवर्ती के जैसा होता है। अनवसानी आवर्ती के जैसा होता है। करेक्ट आंसर ये रहेगा। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहां पे p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्त नहीं किया जा सकता आया है। ठीक है बच्चों। अब है अगला प्रश्न, 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो ये है अनवसानी आवृत्ति का। ये क्या है? अनवसानी आवृत्ति का। ठीक है बच्चों, अनवसानी आवृत्ति का है 1/7 का जो दशमलव प्रसार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 6 कर्णी 5 को 2 कर्णी 5 से गुना करना है। तो 6 कर्णी 5 को हम गुना करेंगे 2 कर्णी 5 से। तो 6 और 2 का गुना हो जाएगा, 6 दूनी कितना होता है? आप बोलोगे 12। कर्णी 5 का कर्णी 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। और 12 पंचे कितना है? 60 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 60 हो जाएगा। 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या हो सकती है? तो हम 1/2 भी बोल सकते हैं, 1/3 भी बोल सकते हैं कि यह इनके बीच की परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। अब हमारा प्रश्न है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो देखो मैं आपको मेथड बताता हूँ। 7 से हम भाग देंगे किसमें? 1 में। 7 भागने जा रहा, 0 दशमलव लगाया, फिर यहाँ पे लगाएंगे 0। 7 एकम 7, कितना बचा? 10 में से 7 गया मतलब 3 बचा। फिर भागने जा रहा, 0 लगाया, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2। ठीक है। फिर भागने जा रहा, 0, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो ये ऐसा रिपीट होते जाएगा बच्चों। तो ये हमारा जो उत्तर आएगा 0.142 ऐसे करके आएगा। फिर ऐसे ही हम 2 7 करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा 284 ऐसे करके आएगा आंसर। 1/7 वाला ये हो जाएगा और 2/7 वाला ये हो जाएगा। तो इनके बीच में रैंडम हम कोई भी, अगर हमें उदाहरण लिखना है ना, तो हम क्या लिख देंगे? इसके लिए उदाहरण लिख देंगे, इनके दोनों के बीच में कोई नंबर। तो देखो इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 0.150 1500 1500 ऐसे करके हम लिख देंगे। तो यह एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब है हमारी सही जोड़ी। सही जोड़ी है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो देखो यहाँ पे 125 की घात माइनस का 1/3 है। 125 मतलब ये 5 की घात कितना होता है? तो आप बोलोगे 3 होता है।
पूरे की घात हमें कितनी देके रखी, माइनस का 1/3। घात की घात का गुना होता है तो 5 की घात क्या हो जाएगा, माइनस का 1, मतलब 1 बटा क्या बचेगा, 5। तो मिला दो इसको इससे। करनी a प्लस बी, करनी a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे करनी है 12/3 है करनी के अंदर, तो 3 चौक कितना होता है 12, मतलब करनी 4 बचा। और करनी 4 को क्या मैं 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर और करनी आपस में कट जाएगा, इसलिए उत्तर क्या आएगा हमारा, ई वाला आ जाएगा। ठीक है, ए की घात m, ए की घात n है, आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ती है, तो आप बोलोगे चौथे का क्या आ जाएगा, ये वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा तीसरे का हो गया, ये हमारा दूसरे का हो गया। ठीक है, समझ में आना है, और ये हमारा पहले का हो गया। अब बचा क्या, a की घात m और 1/n है, तो घात की घात रहे तो उनका आपस में क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे गुना हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का ए वाला। ठीक है, अब बच्चों 2 नंबर वाला प्रश्न है, देखो सरल कीजिए। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं और कुछ आपने खुद ने ट्राई करना, सब एक जैसे है बच्चों। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है 3 प्लस करनी 3 और 3 माइनस करनी 3 है, तो ये जो फॉर्म बन रही है ना, वो a प्लस बी और a माइनस बी वाली बन रही, जो कि किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ए का मान आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे 3 दिख रहा है सर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो। बी का मान कितना दिख रहा है, तो आप बोलोगे करनी 3 दिख रहा है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और करनी 3 का स्क्वायर 3 होता है। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 6 बचेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो 3 प्लस करनी 3 है, 2 प्लस करनी 2 है, तो ऐसे क्वेश्चन में इसका 3 का हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको सिर्फ स्टेप लिख के बता देता हूं, बाकी आप सॉल्व करोगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पूरे समीकरण में, प्लस करनी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, 2 प्लस करनी 2 में। तो देखो ये 3 और 2 का करेंगे, 3 दूनी 6, 3 करनी 2 हो गया, प्लस फिर करनी 3 का 2 से करेंगे तो 2 करनी 3 हो जाएगा। ठीक है, और करनी 3 का करनी 6 से करेंगे, करनी करनी दोनों के पास है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करनी 5 प्लस करनी 2 का हमें होल स्क्वायर देके रखा है, इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a का स्क्वायर मतलब करनी 5 का स्क्वायर, प्लस 2, a मतलब करनी 5 है और b मतलब करनी 2 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब करनी 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या ये समझ में आया, करनी 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो गया, प्लस 2, करनी 5 और करनी 2 का गुना होगा तो करनी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और करनी 2 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा। 5 और ये वाला 2 आपस में जुड़ेंगे, ये वाला जो 2 है इसको 5 में मत जोड़ देना, क्योंकि ये 2 के साथ में करनी 10 है, 5 और 2 मिलके कितना हो गया 7, और ये 2 करनी 10, मतलब हमारा उत्तर आया 7 प्लस 2 करनी 10। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है करनी 5 माइनस करनी 2, ब्रैकेट में करनी 5 प्लस करनी 2। तो बच्चों ये वाला सेम क्वेश्चन है, इसके जैसे आपने इसको कर लेना। इसका जो उत्तर आएगा ना वो आएगा 5 माइनस 2, मतलब 3 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 1/3 पूरे की घात 7 है, तो 1 की घात भी 7 हो जाएगा और 3 की घात भी 7 हो जाएगा, तो 1 की घात 7 1 ही हो जाएगा। अब 3 की घात 7 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये 2187 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि संख्या 5 करनी 2 माइनस 3 करनी 2 परिमेय या अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये करनी 2 है, इसमें 5 और 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा करनी 2, मतलब 2 करनी 2 बच जाएगा, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों सरल करना है इसको, तो 2 करनी 7 है, तो 2 करनी 7 लिखा, नीचे में 7 है, तो 7 को क्या मैं करनी 7 गुना करनी 7 लिख सकता हूं क्या, तो ये वाले करनी 7 से इसको हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, और 2 बटा करनी 7 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखो 7 की घात 1/2 है, 8 की घात 1/2 है, तो ये आपने नियम पढ़ा होगा,
कि अगर a की घात m और b की घात m है तो इनके जो नीचे मतलब जो आधार है इनका आपस में मल्टीप्लाई होके पूरे की घात एक जैसी मतलब m लग जाएगी। तो बस यही वाला है। 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे की घात क्या है 1/2 है, क्योंकि 1/2 इसकी भी घात है इसकी भी घात है। 7 8 कितना होता है आप बोलोगे 56, 7 8 से कितना होता है 56 और पूरे की घात कितना है तो आप बोलोगे 1/2 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। अब हमारा प्रश्न है 1/3 करनी 7 के हर का परिमेयकरण करना है। मतलब हमारा जो प्रश्न है ना वो ऐसा है 1/3 करनी 7 है, इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस रहता तो अपन ऊपर उनके विपरीत वाली चिन्ह से गुणा भाग करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको सरल बनाने के लिए हम करनी 7 का ही ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी क्या, 1 के साथ करनी 7 का गुना करेंगे तो करनी 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर ये 3 करनी 7 का करनी 7 से गुना करते तो कितना आता है आप बोलोगे कि 7 आ जाता है। करनी 7 ऊपर बच गया, नीचे 3 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 21 हो गया, और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो सरल कीजिए 125 की घात क्या है माइनस का 1/3। 125 को हम 5 की घात क्या लिख सकते हैं आप बोलोगे 3, और पूरे की घात क्या है माइनस का 1/3। तो घात की घात रहे तो इनका क्या हो जाता है आपस में आप बोलोगे गुना हो जाता है। तो ये माइनस का 3/3 बचा, मतलब घात कितनी बची 5 की आप बोलोगे माइनस का क्या बची माइनस का 1 बची, मतलब 1/5 इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे देखो सरल कीजिए 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 है, इसको सरल करना है। तो आधार हमारे समान है तो ऊपर वाली घात को तो ऐसे लिखा, जो नीचे वाला जो हर है ना इसको अगर ऊपर लाना है तो इसकी घात क्या हो जाएगी माइनस का 1/4 हो जाएगी। अगर आधार समान हो तो आप बोलोगे घातें जुड़ जाती है। तो देख लो ये है 11, 2 और 4 कैलसियम आप बोलोगे 4 आया, फिर 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 4 आ जाए, कितने बार में आएगा 2 बार में, तो 1 गुना 2 हो गया माइनस, फिर ये 1 पहले से है, फिर 4 का टेबल ऐसा पढ़ो 4 आ जाए तो 1 बार में आ गया, मतलब इसका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस का 1 एकम 1/4, मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वो 11 की घात 1/4 आएगा। क्या यह प्रश्न आपको समझ में आ गया बच्चों? आ गया तो 3 अंक वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो प्रश्न है 1/7 प्लस करनी 6 के हर का परिमेयकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर का 1/2 प्लस करनी 7 के हर का परिमेयकरण करना है, और अगला है 5/3 करनी 7 के हर का परिमेयकरण करना है। तो ये तीनों में से मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, मैं आपको 20वां वाला बता देता हूँ कि कैसे करना है, बाकी सब सेम ऐसे ही करना है बच्चों। देखो हम सबसे पहले उसको लिख लेंगे कि वो संख्या x है, ठीक है। तो ये है 5 बटे में क्या है करनी 3 प्लस करनी 5 है। अब हमें करनी 3 प्लस करनी 5 का क्या करना है हर का परिमेयकरण करना है। तो ये हम 5 बटे में क्या है करनी 3 प्लस करनी 5 है। अब हर का परिमेयकरण करना है तो ये प्लस वाली चिन्ह है, प्लस वाला साइन है, तो ऊपर हम इसका क्या माइनस वाले साइन से गुना करेंगे, मतलब जो हर है उसका चिन्ह परिवर्तित करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना और भाग कर देंगे। क्या ये स्टेप आपको समझ में आई? फिर देखो ये 5 है, इसका पूरा गुना इसमें होगा, तो मैं 5 ऐसा लिख देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर करनी 3 माइनस करनी 5 लिख देता हूँ। ये वाली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। ये देखो करनी 3 प्लस करनी 5 है, ये करनी 3 माइनस करनी 5 है, तो ये करनी 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस करनी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा 5 करनी 3 माइनस करनी 5 और बटे में करनी 3 का स्क्वायर 3 करनी 5 का स्क्वायर 5, तो फाइनल उत्तर आएगा 5 करनी 3 माइनस करनी 5 बटे में आ जाएगा माइनस का 2। ये हमारा फाइनल उत्तर रहने वाला है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 क्वेश्चन थे, इसका एक टाइप मैंने आपको करवा दिया, बाकी आप खुद ट्राई करना। अब देखो हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या लिखिए। यहीं पे 4 अंक वाले में देखो 1 और 2 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 5/7 और 7/8 के बीच में 6 परिमेय संख्या, ऐसा ज्ञात करने के लिए आया। तो इसमें से मैं आपको कोई भी एक करा देता हूं।
तो जैसा आप बोलो कौन सा वाला करा दूं, ये क्वेश्चन नंबर 23 करा दूं क्या, 23 नंबर का। तो ये देख लो, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कितनी संख्या बोली है, 6 परिमेय संख्या बोली है। तो n का मान हम सबसे मान लेंगे पहले 6। तो हम n+1 मतलब 6+1 मतलब 7 से, ये जो परिमेय संख्या देके रखी है ना 5/7, और एक परिमेय संख्या हमारी कितनी है 7/8, इनमें ये 7 से गुना और 7 से भाग करेंगे, ऐसे ही 7 से गुना और 7 से भाग करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो 5 और 7 का ऊपर गुना करेंगे, 5 7 कितना होता है 35 बोलोगे आप, और 7 का 7 से गुना करेंगे, साथ ही 49। फिर ऐसे ही 7 का 7 से गुना करेंगे तो साथ ही कितना होता है 49 होता है, और 8 का 7 से गुना करेंगे 8 के साथ ही 56 होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 35/49 है और ये है 49/56 है, तो बस इनके बीच की हमें क्या लिखना है परिमेय संख्या, तो वो कुछ भी हो सकती है, मतलब 35 से बड़ा एक नंबर लिख दो 36/49 कर दो, और एक बड़ा कर दो तो 37/49, और एक इससे थोड़ा कम कर दो, मतलब एक कम कर दो तो 48/56। तो हमें कितनी बोली है 6 बोली है ना, तो देखो ये एक, तो 1 2 3 हो गई। फिर देखो ये 37 था, इससे बड़ा एक नंबर 38/49, 40/49, और ऐसे ही ये 48 था तो एक इससे भी कम कर दो 47/56। ये हमारी इन दोनों संख्याओं के बीच में 6 क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। इन सभी प्रश्न को आपको ऐसे ही हल करना है बच्चों। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, दिखाइए कि 1.272727 बराबर से 1.27 पे बार को p/q के रूप में हमें लिखना है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि जो x है वो हमारा 1.272727 है। ठीक है, ऐसा डेस 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 करके समीकरण नंबर हमने माना इसको 1। यहाँ पे बार कितने 2 अंक के ऊपर था, इसलिए इस समीकरण में हम 100 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे गुना करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ ऐसा लिखना है आपको। तो ये 100x हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 100 गुना क्या 1.2727 ऐसे में हम करने वाले हैं। अगली स्टेप में ये तो 100x ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा अब 100 का गुना कर रहे हैं तो हमारा दशमलव यहाँ पर है। अब ये अगर गुना करेंगे तो ये दशमलव हट के कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा, मतलब ये हमारा 127 बचेगा, 0.272727 ऐसा करके बचेगा। ठीक है बच्चों, इसे हमने समीकरण माना 2। अब क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखो ये है हमारे 100x और यहाँ पर है हमारा 1x। 100x में से 1x जाता है तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 99x बचेगा। ये देखो 127.2727 है, इसमें से हम 1.2727 माइनस करेंगे तो ये दशमलव के बाद में 2727, ये तो सब क्या हो जाएगा 0, और 127 में से अगर 1 गया तो 100 क्या बचेगा 26 बचेगा। तो उत्तर क्या आएगा 126 बटे क्या 99। अब ये 3 से कट रहा क्या, तो आप बोलोगे 3 चौक 12 3 दूनी 6, 3 से कट रहा क्या तो 3 तिका 9 3 तिका 9। फिर एक बार और कट रहा है बच्चों, देखो 3 एकम 3 3 चौक 12 और ये 3 एकम 3, मतलब हमारा सही उत्तर 14 बटे क्या आएगा 11 आएगा। ये हमारा फाइनल उत्तर रहेगा बच्चों। तो आप ये वाला भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन कर पाओगे। उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों हमारा जो अंतिम प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, इसकी जांच करना है विभाजन से। तो ये बच्चों मैंने एक लेक्चर आपको और कराया था, वहां पर मैंने ये पूरा सॉल्यूशन कराया है, वो आप वहां से देख लेना। एक बार बस आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करना है। 17 का भाग लगाओगे 1 में, भाग नहीं जाएगा 0, फिर दशमलव लगाया, फिर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे भागनास्तिक का 0, फिर यहाँ पे लगाया आपने 0, फिर 17 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में आएगा 17 5 85, 15 17 5 85 कितने बार में आएगा 5 बार में, फिर घटाएंगे तो 15 आएगा, फिर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे
0 लगाओगे, फिर 17 का टेबल पढ़ोगे, फिर ऐसे करके आप सॉल्यूशन पूरा करने वाले हो। और लास्ट में आपको पूरा रिपीटेशन एक बार फिर से चालू हो जाएगा, जब पूरा भाग देके हो जाएगा ना, फिर से पुनरावृत्ति चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रश्न है ना, जो कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो ये 16 होने वाली है। ये उत्तर आपने ध्यान में रखना। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा संख्या पद्धति, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने इस लेक्चर में देख लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ भी आ गए होंगे। सो बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, लेक्चर को शेयर कर दे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखे कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।